Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 12th NCERT book Flamingo, chapter number 2, Lost Spring. As you know that the first lesson we have already discussed. आज अपन जो है क्लास 12th के NCERT बुक का जो सेकंड चैप्टर है फ्लेमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो लास्ट लेसन था उसको दो पार्ट में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज अपन बात करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? बसंत। बसंत क्या है? एक सीजन है, एक ऋतु है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत सीजन क्या होता है? चारों ओर जो है खुशनुमा मौसम होता है, खुशनुमा माहौल होता है, फूल खिल रहे होते हैं, पेड़ अपनी पत्तियां जो है नई पत्तियां ले रहे होते हैं और हर चीज़ जो है सुहावना होता है। तो उसी प्रकार से जीवन की कौन सी अवस्था जो है स्प्रिंग के समान है। तो हमारा जो बचपन है, किसी भी बालक का जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो एज ए स्प्रिंग की तरह कंपेयर किया गया है। और यहाँ पर जो है लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ही वही है कि भाई एक जो बालक है, एक जो इंसान है, उसका जो जैसे सीजन में जो है आता रहता है, विंटर है, ऑटम है, समर है, स्प्रिंग है, उसी तरह से जो है एक इंसान है, उस इंसान की भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। शुरू में जो है वो एक शैशवावस्था से लेकर जो चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, उसके बाद एडल्ट है, एडल्ट के बाद मिडिल एज, फिर इस ओल्ड एज, इस तरीके से जो है आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका जो स्प्रिंग यानी कि जो बचपन है, जिसमें उसकी मौज मस्ती के समय है, उसको आनंद लेने का समय है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, मज़े से अपनी जो है खेलना कूदना व्यस्त रहना सारी चीज़ें। तो उस तरीके का जो ये अवस्था है बचपन, उसके बारे में एक भी लॉस्ट स्प्रिंग, किस प्रकार से बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है, यहाँ इन चैप्टर्स में अपन दो स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोनों में जो है इसके जो पात्र है, कहानी के जो कैरेक्टर है, वो दोनों ही बच्चे हैं, इसीलिए जो है इसको कंपेयर किया है लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि चाइल्डहुड से। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर अपन देख लेते हैं कि भाई लेखक कौन है इसके। तो इसकी लेखक है अनीस जंग। अनीस जंग नाम की जो महिला है वो इसकी लेखिका है। वॉज बोर्न इन राउरकेला, उनकी जन्म जो है राउरकेला में हुआ था 1964 में। स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडolescence इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन और अपना जो किशोर अवस्था है, वो एडolescence मीन्स किशोर अवस्था, वो हैदराबाद में जो है व्यतीत किया, बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनकी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन हैदराबाद में हुई और उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और इनके पेरेंट्स यानी बोथ मम्मी और पापा, जो पेरेंट्स है वो दोनों ही क्या है, राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, और अनीस जंग ने भी अपना करियर जो है, अपना जो करियर है वो राइटर के रूप में इंडिया में शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, और ये जो है एक एडिटर और कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में कॉलम आते हैं उन कॉलम को लिखने वाला। तो ये जो है न्यूज़पेपर की एडिटर रह चुकी है, कॉलमनिस्ट है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, और इसमें से जो है ये आगे दिया हुआ भाग जो है इनकी बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से लिया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस नाम की जो बुक है उस बुक में से जो ये पार्ट लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children to life of exploitation. Here यानी यहाँ पर जो है सी एनालिसिस यानी वो विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी कि इस गरीबी की, एंड ट्रेडिशंस और उन परंपराओं की, विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू
अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि इन बच्चों को जो है शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं। तो ये तो था अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द स्टोरी। अब अपन आगे देखते हैं, इसकी फर्स्ट स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं, जो कि दिल्ली के पास में जो सीमापुरी नाम का जो क्षेत्र है वहाँ के रैग पिकर्स की कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है समटाइम्स यानी कभी कभार, आई फाइंड मुझे मिलता है, अ रूपी एक रुपया, इन गार्बेज, गार्बेज का मतलब कचरे के ढेर में, कभी कभार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrouching for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? I ask, मैं पूछती हूँ, साहेब, साहेब से, whom जिससे कि I encounter every morning, encounter का मतलब आमना सामना होना, यानी जिससे मैं रोज़ मिलती हूँ, every morning यानी प्रत्येक दिन सुबह, scrouching for gold इन द गार्बेज डंप्स, जो कि गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर के अंदर जो है सोने की तलाश में घूमता है। सोने का मतलब यहाँ उनकी आजीविका है, लिवलीहुड है। ऑफ माई नेबरहुड, जो कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में जो कचरे के डैम्प रहते हैं, कचरे के जो ढेर हैं, वहाँ पर वो आते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया है। सट अमेस्ड द ग्रीन फील्ड्स इन ढाका, और उसका जो घर था वो कहाँ था? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी ढाका बांग्लादेश की जो राजधानी है वहाँ ढाका में, यानी कि जब 1947 के अंदर जो इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान 2 हिस्से हुए थे। उसके बाद 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान ना वो नया देश बन गया बांग्लादेश। तो उस समय कुछ शरणार्थी भारत में आकर बस गए थे, उन्हीं में से एक फैमिली है ये साहिब की। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं उनका जो खेत थे वो ढाका के अंदर थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी उनके घर जो है, उनके खेत की जो ये मेमोरी अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी याद है। There were many storms that swept away their fields and homes. अब वहाँ उनके छोड़ने का कारण क्या था कि वहाँ बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, यानी तूफान आते थे, जो कि अब देखो बंगाल की खाड़ी के पास ही बांग्लादेश है, तो जो भी तूफान उठते हैं बंगाल की खाड़ी से वो इससे तट से टकराते हैं, तो इसके कारण यहाँ भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे तूफान आने के कारण स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, वो जो है अपने साथ उनके घरों को, उनके खेतों को, फसलें जो है वो बर्बाद कर देते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ जो है वो उससे बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई, और इसीलिए, दे लेफ्ट यानी उन्होंने घर छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड यानी सोने की तलाश में। सोने का मतलब यहाँ क्या है? आजीविका, लिवलीहुड, यानी अपनी आजीविका बिताने के लिए, आजीविका चलाने के लिए वो जगह छोड़ दी। इन द बिग सिटीज वेयर ही नाउ लिव्स, और ऐसे बड़े शहरों में आ गए जहाँ की अब वो रहता है। अब जब उससे सवाल पूछा कि भाई वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो इसका जवाब ये बच्चा दे रहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। आई हैव नथिंग एल्स टू डू यानी मेरे पास दूसरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, मटर्स मतलब बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे दूर देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, अब जो है मैंने उसको जो है ऐसे ही बोला कि भाई स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और कहते ही जो है वो रियलाइज किया तुरंत मैंने कि जो मैंने एडवाइस दी, जो मैंने कहा, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि इस एडवाइस का कोई मतलब नहीं था, बहुत थोत। होलो का मतलब क्या होता है? खोखली। तो ये जो एडवाइस थी ये खोखली एडवाइस थी, क्योंकि वहाँ पर जो है एजुकेशन का सिस्टम इतना था नहीं, और अगर ये पढ़ने जाए, स्कूल जाएगा तो फिर खाएंगे क्या।
देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब जो है साहिब जवाब देता है कि भाई देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब मेरे वहाँ जो है सरकार स्कूल बना देगी तब मैं वहाँ चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब ये कह रहा है मैंने जो है आधी मजाक करते हुए, यानी मजाक के मूड में, सीरियस नहीं थी, ऐसे ही जो है बोला कि भाई इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, क्या मैं अगर कोई स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने कहा हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली यानी मुस्कुराते हुए, बहुत मुस्कान के साथ जो है उसने कहा बिल्कुल आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? और एक ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, आई सी हिम मैंने उसको देखा, रनिंग अप टू मी मेरी तरफ दौड़कर आते हुए, इज योर स्कूल रेडी? और उसने आते ही क्या पूछा, क्या आपकी स्कूल तैयार हो गई? भैया आप कह रहे थे ना कि मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे, तो क्या आपकी स्कूल तैयार हो गई? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, भाई स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। आई से मैंने कहा, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब शर्मिंदा होते हुए। अब शर्मिंदा किस बात पे हो रही थी? राइटर हैविंग मेड ए प्रॉमिस यानी एक ऐसा वादा करने के लिए, दैट वॉज नॉट मीन्ड जिसका कि कोई अर्थ नहीं था, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। यानी कि अब लेखिका को अपने उस वादे पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। But promises like mine around in every corner of his black world. But promises like mine, लेकिन मेरे जैसे वादे, यानी लेखिका कह रही है कि जैसा मैंने उससे वादा किया था, जो खोखला वादा कभी पूरा नहीं होने वाला था, ऐसे वादे अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उनकी इस दुनिया में चारों तरफ ऐसे वादे हैं। यानी हर कोई इनको बेवकूफ़ भी बना रहा है, वादे वादे करता है, करता कुछ भी नहीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम यानी कई महीनों की जान पहचान के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम मैंने उसको उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, और उसने क्या बताया अपना नाम? साहिब ए आलम। He does not know what it means. उसको तो पता ही नहीं कि भाई उसके नाम का अर्थ क्या था, साहिब आलम का क्या अर्थ था, उसको ये भी नहीं पता। If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. अभी कह रहा if he knew its meaning, यदि वो इसका अर्थ जानता, इसका अर्थ क्या था? Lord of Universe यानी ब्रह्मांड का मालिक। He would have a hard time believing it, तो वो कभी इस पर भरोसा नहीं करता कि भाई इसका मतलब ये है, जबकि था क्या? उसके पास कुछ भी नहीं था। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स यानी अनअवेयर का मतलब अनभिज्ञ, पता नहीं होना, ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट कि उसके नाम का अर्थ क्या है, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ होते हुए, ही रोम्स द स्ट्रीट वो गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज का मतलब नंगे पैरों, नंगे पांव चलने वाले लड़कों की सेना। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स जो कि आते हैं सुबह के पक्षियों के समान, जैसे सुबह पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए, वैसे ही जो है सुबह के समय वो दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून और दोपहर तक गायब हो जाते हैं, जैसे जैसे धूप चढ़ती है वैसे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर द मंथ्स यानी कई महीनों तक इनको देखने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम
मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। भी जितने भी जो है हमेशा का रूटीन उनका होता, मॉर्निंग में आते और इस तरीके से चले जाते, तो कई महीनों तक उनके साथ जो है इस तरीके से वार्तालाप या इंटरेक्शन के बाद जो है मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one। अब ये कह रहा है, इसके बाद जो है एक दिन मैंने उनसे पूछा, उनमें से एक से, Why aren't you wearing चप्पल्स? भाई तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? My mother did not bring them down from the shelf। He answered simply। और उसने क्या कहा? He answers simply, यानी उसने बहुत ही साधारण सा जवाब दिया। My mother did not bring down। माई मदर यानी मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग दैम उनको नहीं उतारती है, डाउन नीचे, फ्रॉम द सेल्फ सेल्फ से। ये चप्पलें ऊपर सेल्फ में रखी हुई है और मम्मी उसको नीचे उतारती नहीं, इसलिए क्या पहने? ये उसने जो है बहुत ही साधारणतया से यानी कि भोलेपन से जवाब दिया। ये देखिए आप, रैग पिकर्स की जो आर्मी है आपको नज़र आ रही होगी, झोला डाले हुए और चल रहे हैं। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। Even if she did, अब वो जो है कह रहा है even if she did, यानी यदि वो चप्पल नीचे उतार भी दे, he will throw them off, तो भी वो इनको खोलकर फेंक देता है। adds another, दूसरा व्यक्ति जो है वो बात जोड़ता है, कहता है who is wearing, जो कि पहने हुए हैं, शूज जूते, that do not match, जो कि मैच नहीं करते, यानी दोनों अलग अलग जूते पहना हुआ जो पास में खड़ा लड़का है वो उससे कह रहा है कि अगर इसकी मम्मी जो है वो चप्पल्स नीचे दे भी दे तो भी ये पहनता नहीं है, उनको उतार फेंकता है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। जब when I comment on it, और जब मैंने इस पे उससे बात की यानी उसको बोला, he shuffles his feet and says nothing, तो वो अपने पैरों को जो है इस तरीके से जमीन पर रगड़ते हुए कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says यानी कहता है, a third boy, तीसरा लड़का, who has never owned a pair all his life, जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने, यानी कि उसको कभी भी जूते पहनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो ये कहता है कि भाई मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट। अब ये कह रही है, राइटर कह रही है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश में यात्राओं के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गाँव की सड़कों पर, हर जगह जो है लड़कों को नंगे पांव चलते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, अभी कह रहा है ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहने की, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। भाई वो जो है जूते क्यों नहीं पहनते, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनको ये कि भाई इनके पैसों की कमी नहीं है, ये तो इनके ट्रेडिशन है, इनकी परंपरा है, ये पहनते ही नहीं है, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है जो कि इससे बचने का बहाना हो सकता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर यानी मैं आश्चर्यचकित होती हूँ, सोचती हूँ, सरप्राइज्ड होती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या ये एकमात्र बहाना है, एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी उनकी लगातार इस गरीबी की स्थिति को बनाए रखने के लिए एकमात्र एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। तो आज अपन यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है ये साहिब और उनकी टीम के जो बच्चे हैं